हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम एनएमएस एग्ज़ाम 2025-26 सिविक्स की 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 5 यानी कि 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुकी हैं। आप लोग देख लीजिए जाके। और बता दूं कि हिस्ट्री के भी 10 प्रैक्टिस सेट और साइंस के 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हैं। सभी लोग जाइए और चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर एनएमएस की प्लेलिस्ट है, आप लोग जाकर देख लीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का राइट आंसर हो जाएगा बी भाग 2। भाग 2 में किसका प्रावधान है? तो नागरिकता का। हाँ, चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 2 कि भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 4, ऑप्शन बी अनुच्छेद 1 से 5, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 से 25। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भाग 4। नागरिकता का मतलब क्या है? नागरिकता भाग अगर पूछा जाएगा कितने में, तो भाग 2 में। अगर अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद हो जाएगा 5 से 11 तक। 5 ये है नागरिकता। अब नागरिकता से संबंधित कोई भी चीज़ आप सबसे छूटनी नहीं चाहिए। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 3 कि नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1970। तो नागरिकता जो है अधिनियम पारित कब हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए 1955। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1955, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 4 कि संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 6, ऑप्शन बी अनुच्छेद 7, ऑप्शन सी अनुच्छेद 9, ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। जैसे जो भारत का था, अब वो भारत का नहीं, वो भारत मूल का हो गया है ना, उसने नागरिकता दूसरे देश की ले रखी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 7, ऑप्शन बी अनुच्छेद 8, ऑप्शन सी अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 1, ऑप्शन डी अनुच्छेद 10। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हमने अभी बताया था कि भाग 2 नागरिकता किस में है? भाग 2 में है। और अनुच्छेद देखेंगे तो किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 5 से 11 में है ना। तो 5 से 11 के बीच में जितने भी संख्या आएंगे उसमें वो नागरिकता से संबंधित है। लेकिन अगर 1, 2, 3, 4 आ गया या 12, 13, 14 आ गया तो वो नागरिकता नहीं है। तो देखिए यहाँ एक तो नागरिकता से संबंधित है नहीं। ए, बी और डी नागरिकता से संबंधित हैं। तो अब इन तीनों में देखना होगा क्या है। एक तो आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि 5 से 11 के बीच में है ना। समझ में आ रही बात? अगर आ रही हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि समझ में आ रहा है। पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 8, जो कि देखिए 5 से 11 के बीच में 8 आएगा ना, तो नागरिकता से संबंधित है। चलिए देखेंगे 6 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी एकल नागरिकता, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए हमारे भारतीय संविधान में हम लोग केवल एक नागरिकता लिए, कौन सी? भारतीय। हमारी नागरिकता क्या है? केवल भारतीय, है ना। अब जैसे कोई बिहार से हो गया तो बिहारी, उत्तर प्रदेश से हो गया तो उत्तर प्रदेशी, या मतलब कोई किसी देश का हो जाएगा तो राज्य का होगा तो उससे कोई मतलब नहीं। बस हम लोग की एक नागरिकता है, कौन सी? वो भी भारतीय। हम लोग कहीं भी हो, केरल में हो या जम्मू कश्मीर में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, नागरिकता क्या रहेगी? भारतीय रहेगी। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 7 कि भारतीय संविधान में नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सातवें का डी हो जाएगा। हम लोगों ने ब्रिटेन से क्या लिया है? नागरिकता की अवधारणा। नेक्स्ट देखेंगे
कि भारतीय संविधान के कितने भागों में विभाजित किया गया है, यानी भारतीय संविधान के कितने भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 25। तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है। देखिए ये भले ही नागरिकता एक बार ना पूछे लेकिन एक पूछने की संभावना है, यानी भाग 2 भले ना पूछे लेकिन भाग 1 पूछता है कि बहुत मतलब 90% संभावना है। अब देखिए एग्जाम है तो 100% कोई नहीं कह सकता, ठीक है, एग्जाम है 100% कोई नहीं कह सकता, बस जो आपको सिलेबस मिला है उतना कंप्लीट करिए, उससे बाहर नहीं आएगा, है ना, लेकिन उतना सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा। अब कहाँ से आ जाए ये 100% कोई नहीं कह सकता, ठीक है। तो पढ़िए आप सब लोग, पूरा मन लगा के सिलेबस कंप्लीट करिए, आराम से हो जाएगा एनएमएस। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन ए संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी नागरिकता, ऑप्शन डी मूल अधिकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान के भाग 1 में कितने अनुच्छेद है। तो अगर आप लोग कॉमन सेंस लगाएं तो आपको पता होना चाहिए भाग 1 के बाद क्या आता है। भाग, जैसे ये भाग 1 है, भाग 1 के बाद क्या आएगा, भाग 2 आएगा, है ना, भाग 2 आएगा। तो तुम लोगों को अभी बताया ना कि भाग 2 में कितने अनुच्छेद है, 5 से 11 तक। कितने अनुच्छेद है, 5 से 11 अनुच्छेद है। अब भाग 1 में से पहले वाले अनुच्छेद होंगे ना, यानी कि 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद किस में आएंगे, भाग 1 में। तो 1 से 4 के बीच में कितने अनुच्छेद हो गए, टोटल 4 अनुच्छेद हो गए ना, समझ गए कि नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो भाग 1 में कितने अनुच्छेद होंगे, तो 4 अनुच्छेद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर प्रश्न कि अनुच्छेद 1 भारत को कैसे परिभाषित करता है। ऑप्शन ए एक राज्य, ऑप्शन बी एक केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी राज्यों का संघ, ऑप्शन डी एक संघ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में भारत को परिभाषित किया गया है कि भारत किसका संघ है, राज्यों का। देखो 28 राज्य है नहीं संघ में बनने के लिए, 28 राज्य मिलकर एक संघ बन रहा है ना। तो भारत कैसा है, एक संघात्मक भी है ना, और कैसा, राज्यों का संघ है। 12 नंबर प्रश्न है कि नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। देखिए ये चारों ही भाग 1 में आएंगे, किस में आएंगे, भाग 1 में। लेकिन भाग 1 में उनका जो है नए राज्यों के गठन के रूप में पूछा गया है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन के बारे में बताया गया है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखेंगे कि अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए नए राज्यों का गठन, ऑप्शन बी नए राज्यों का प्रवेश, ऑप्शन सी राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश। जैसे सिक्किम नया राज्य था, है ना, जम्मू कश्मीर भी नया राज्य है, आकर भारत में मिल गया था, पता है कि नहीं। और सिक्किम भी एक नया राज्य जो कि बाद में आकर भारत में मिला है। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे कि किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाना या कम करना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था। ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी एस.एन. सिन्हा, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। आपको बता दूं कि जो इससे पहले वाला एनएमएस एग्जाम हुआ है वहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है। मुख्यमंत्री की उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम मुख्यमंत्री कौन होंगे, मुख्यमंत्री बताइए। तो मुख्यमंत्री का नाम हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। क्या नाम हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत। तो ये क्या थे,
उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो पूछा यहाँ क्वेश्चन क्या है कि राज्यपाल कौन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एनएमएस में आ चुका है, तो इस बार कहो राज्यपाल पूछ ले या भी मुख्यमंत्री भी पूछ सकते हैं। तो आपको याद करते हुए चलना है। तो राज्यपाल कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। राज्यपाल कौन हो जाएंगी? सरोजिनी नायडू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के संविधान का स्वरूप, आपको बताना है कि भारत के संविधान का स्वरूप कैसा है। ऑप्शन ए पूर्ण रूप से संघात्मक, ऑप्शन बी पूर्ण रूप से एकात्मक, ऑप्शन सी न संघात्मक न एकात्मक, ऑप्शन डी संघात्मक एवं एकात्मक दोनों ही। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। संघात्मक और एकात्मक दोनों ही भारत का स्वरूप है। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है। ऑप्शन ए एक अर्ध संघ, ऑप्शन बी एक संघ, ऑप्शन सी एक सहकारी संघ, ऑप्शन डी राज्यों का संघ। तो भारत राज्यों का संघ है। भारत कैसा है? राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है। भारत ऐसे ही वर्णित करता है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सूचना का अधिकार कानून कब आया। देखिए, अगर जो बच्चे बाराबंकी से हैं वो जो है देख रहे हैं अपना एग्ज़ाम, बाराबंकी ज़िले में जो है एग्ज़ाम होता है मिशन पहचान की। किसका? मिशन पहचान की। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सूचना का अधिकार कानून कब आया, और ये जो पूछा गया था ये जिला स्तर पर क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2009। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2005। याद कर लीजिए कि 2005 में क्या आया था? सूचना का अधिकार। चलिए देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा? लोकतंत्र में मीडिया को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र में मीडिया को क्या कहा जाता है? तो आप ऑप्शन के अनुसार देखेंगे कि लोकतंत्र में मीडिया को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए पहली शक्ति, ऑप्शन बी दूसरी शक्ति, ऑप्शन सी तीसरी शक्ति, ऑप्शन डी चौथी शक्ति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथी शक्ति। देखिए यहाँ शक्ति करके बताया गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि मीडिया को क्या बोलते हैं? चौथा स्तंभ। लगभग क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? चौथी शक्ति के बजाय क्या पूछा जाएगा? चौथा स्तंभ पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग दोनों चीज याद कर लीजिए, कुछ भी आए आपको सही आंसर देना है। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 20 कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका कौन होती है? संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका कौन होती है? ऑप्शन ए अदालत, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सरकार, ऑप्शन डी मतदाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन होता है? सी, सरकार। सरकार में ही क्या आएगा? कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, ये तीनों चीज क्या बनते हैं? सरकार के अंग बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट आ गया। अब तो ये क्वेश्चन इजी हो गया आपके लिए। 21 नंबर प्रश्न, क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया है कि सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए पुलिस, संसद, मीडिया नहीं है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है। चलिए नेक्स्ट भी देख सकते हैं। ऑप्शन सी क्या है कि पंचायत, नगर निगम, संसद नहीं है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर प्रश्न। देखिए अब यहाँ से कुछ प्रश्न चलेंगे, यहाँ से टोटल 30 नंबर प्रश्नों तक हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो है, जो सिविक्स में पूछा जाता है संगठनों के बारे में देखेंगे। तो टोटल 8 क्वेश्चन हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1945। तो आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ही हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद हुई। तो 1945 में क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। कैसे समाप्त होता है? तो जापान और हिरोशिमा पर अगस्त में बम गिरा कर, एक 6 अगस्त को गिरता है और एक 9 अगस्त को बम गिरता है, तो वो परमाणु बम। तो उससे उसके बाद से जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। और अक्टूबर में जाके, यानी अगस्त में गिरता है और अक्टूबर में क्या हो जाता है? इसकी स्थापना हो जाती है 1945 में।
तो 24 अक्टूबर 1945 में क्या हो जाता है, स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो याद कर लीजिए, आपसे दिवस भी पूछ लिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, किस सन में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये सब चीज़ें याद कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो कितने अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, 6 अंग हैं। कितने अंग हैं, तो 6 अंग हैं। ठीक है, अगर समझ में आ रहा तो क्लास को सभी बच्चे लाइक कर दें। ठीक है, और सेशन को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड में। चलिए देखेंगे 23 नंबर प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने हैं। तो मैं बता दूं पहले, सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य यानी स्थायी और अस्थायी मिला के टोटल कितने हैं, 15 सदस्य हैं। 15 सदस्य, अब इनको हम 2 भागों में बांट लेंगे। ये हो गया स्थायी और इधर हो गया अस्थायी, है ना, अस्थायी। तो अस्थायी टोटल 10 है और स्थायी कितने हैं, 5 हैं। तो टोटल कितने हो गए, 15 हो गए ना। तो यहाँ के किस सदस्य के बारे में पूछा गया, तो स्थायी सदस्यों के बारे में पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 सदस्य में से कौन कौन से देश आते हैं। अब देखिए, जो स्थायी सदस्य हैं वो कभी चेंज नहीं होंगे और जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 साल पे बदल दिए जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो स्थायी सदस्य में कौन कौन आएगा, तो गिन लीजिए, चीन आएगा, कौन, चीन, इंग्लैंड, चीन, इंग्लैंड, इंग्लैंड, और कौन हो जाएगा, यूएसए यानी कि अमेरिका, फिर रूस, रूस, उसके बाद फ्रांस, फ्रांस हो जाएगा। 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 ये देश कैसे हैं, स्थायी हो जाएंगे। सुरक्षा परिषद में ये स्थायी सदस्य हैं। और यूएनओ की जो दूसरा अंग होगा, यूएनओ की टोटल 6 अंग है ना, तो दूसरा अंग कौन सा होगा, सुरक्षा परिषद, और पहला अंग महासभा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर प्रश्न कि भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है, 1945 में। तब क्या भारत आज़ाद होता है, नहीं होता है। 1947 में क्या होता है, भारत आज़ाद होता है। लेकिन पूछा गया संयुक्त भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1945। भारत स्थापना होते ही वो क्या बन गया था, यूएनओ का सदस्य बन गया था। तो भारत तब आज़ाद नहीं था। पूछा अगर क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य जो है आज़ादी से पहले बना या आज़ादी के बाद बना, तो आप लोग क्या बताएंगे, आज़ादी से पहले, क्योंकि 1945 में ही भारत यूएनओ का सदस्य बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। ऑप्शन ए बान की मून, ऑप्शन बी ट्राइगवेली, ऑप्शन सी कोफी अन्नान, ऑप्शन सी डी क्या हो जाएगा, अंतोनियो गुटेरेस। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर प्रश्न कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। WHO का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए वाशिंगटन, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी लंदन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिनेवा। 26 का राइट आंसर जिनेवा। अक्सर मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा में ही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिनेवा हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को कौन सा विशेष अधिकार है। इसीलिए 5 देश है ना, 5 देशों में से कोई भी वो डिसीजन लेंगे, अगर एक को नहीं वो पसंद है, जैसे 4 ने एक बात मानी और एक को वो बात नहीं अच्छी लगी है ना, तो वो क्या लगा सकता है, वीटो लगा सकता है। अगर वो वीटो लगा देगा तो वो मतलब वो कानून पारित ही नहीं होगा। समझ रहे हो ना, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए 5 लोग को होना, 5 लोग को मतलब मानना जरूरी है। इसीलिए भारत नहीं बन पा रहा है, क्योंकि भारत जैसे ये बनने चलता है, यानी 4 लोग मान जाते हैं, 5वें नंबर पे चाइना आके क्या लगा देता है, वीटो लगा देता है। जब वो वीटो लगा देता है तो भारत क्या वो स्थायी सदस्य नहीं बन पाता है ना। किसकी वजह से, तो चीन की वजह से भारत स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति बनने का, ऑप्शन बी वीटो पावर, ऑप्शन सी न्यायपालिका में स्थान, ऑप्शन डी बजट नियंत्रण। तो इसका आंसर आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो सुरक्षा परिषद होती है, जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य यानी कि 5 देशों को कौन सा पावर मिलता है, तो वीटो पावर मिलता है। ठीक है, देखेंगे 28 नंबर प्रश्न यूनेस्को। यूनेस्को का कार्य क्या है। ऑप्शन ए सैन्य सहायता देना, ऑप्शन बी
विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसे कि संस्कृति, यहाँ संस्कृति कोई सब्जेक्ट का नाम नहीं, कल्चर, कल्चर को भी वो बढ़ावा देती है। ऐसे हमारे ताजमहल किसमें जो है शामिल है, वो सातवां अजूबा तो है ही है, साथ में वो यूनेस्को में भी शामिल है। गरबा भी यूनेस्को में शामिल है, वो डांस है फिर भी शामिल है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न कि वर्तमान में सार्क देश हैं। वर्तमान में सार्क देश, अब देखिए वर्तमान में सार्क देशों की संख्या पूछी होगी, तो यानी कि जब सार्क का निर्माण हुआ था यानी संगठन हुआ था तब कितने देश थे। तो जब सार्क का संगठन हुआ था तब टोटल देश कितने थे, तब देश थे 7। अब वर्तमान पूछा गया तो कितने देश हो जाएंगे, 8। 8वां देश कौन सा हो जाएगा, तो अफगानिस्तान। कौन सा हो जाएगा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्या है, 8वां देश है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। और सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, सार्क की स्थापना कब हुई थी, ये सभी कमेंट करेंगे। ये 8th की बुक में सिविक्स में यानी नागरिक शास्त्र में सार्क की स्थापना के बारे में लिखा हुआ है ना। और सार्क का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय हो जाएगा काठमांडू। कहाँ हो जाएगा, काठमांडू। तो ये काठमांडू कहाँ पर है, तो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। चलिए देखेंगे 30 नंबर प्रश्न जो कि आप ग्रीन बोर्ड पर है। ये प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट्स में देंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी लंदन। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ मिलेगा, 8th क्लास की नागरिक शास्त्र के बुक में, जहाँ पर आप यूएनओ के संगठन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। वहाँ आसियान के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कमेंट में सभी आंसर करेंगे कि आसियान में कितने देश हैं, आसियान में कुल कितने देश हैं, ठीक है। ये सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास कैसे लगी। और 30 नंबर का आंसर आप सभी लोग कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय।